तो अब हम बात शुरू करते हैं एक्सेल की। देखिए, एक्सेल का मेनली उपयोग होता है अ, अपन क्या बोलेंगे उसको, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए, नॉर्मली गणितीय संक्रियाओं के लिए, है ना। तो इसमें आप पहले एक बार कुछ चीज़ें लिख लीजिए, दो तीन, फिर अपन इसको शुरू करेंगे। पहला लिखिए, यह एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। यूजेज स्टेटिस्टिकल डेटा एनालिसिस, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, अकाउंटिंग पर्पजेज, एटसेट्रा। ठीक है। और जैसे एम एस एक्सेल, ये तो माइक्रोसॉफ्ट ने जो स्प्रेडशीट बनाया उसका नाम है। कुछ अन्य स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स के आप एग्जाम्पल ध्यान रखिए, जैसे लिब्रा ऑफिस, ये एक चलता है। गूगल ने जो अपना बना रखा है ऑनलाइन चलता है, गूगल शीट्स नाम से चलता है। ऐसे एक लोटस 123 आता है, नंबर्स नाम से भी आता है अपने इसका, एप्पल का। तो ये कुछ दूसरे स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। एक्सटेंशन की हम बात कर ही चुके थे, इसका एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट एक्स एल एस या फिर डॉट एक्स एल एस एक्स, ये इसका एक्सटेंशन होता है। और जैसे उसका विनवर्ड डॉट ई एक्स था, वैसे इसका रन कमांड क्या होगा, एक्सल डॉट ई एक्स ई, एक्सल डॉट ई एक्स ई। अब एक बार एक्सेल कैसा होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये अपना एक्सेल है, ये लिखा हुआ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। कुछ कुछ वर्ड जैसा ही है, ऊपर वही होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, एक इसमें फॉर्मूलाज, ये चीज़ अलग आ जाती है। बाकी रिव्यू, व्यू और एक डेटा, ये इसमें दो अलग चीज़ें आ जाती है। देखिए, ये जो होती है, ये 1 2 3, ये जो लिखा हुआ है, इनको अपन बोलते हैं रो, ROW। इनको अपन क्या बोलेंगे, ये क्या है, ROW। और ऐसे ABCD ये जो दिखाई दे रहे हैं, इनको अपन क्या बोलते हैं, कॉलम। ठीक है, ABCD EFG तो क्या है, कॉलम है। और 1 2 3 4 ये सब क्या है, रो। और इनसे जो मिलकर ये एक चीज बनती है, ये दिख रहा है एक डब्बा, इसको अपन बोलते हैं CELL, सेल। और यही खूब सारी ये सेल्स मिलके ये जो आपको दिख रहा है पूरा, ये बनाती है, इसका एक का नाम होता है वर्कशीट, वर्कशीट, है ना। यानी आप लिख सकते हैं कि सेलों के समूह को वर्कशीट कहा जाता है। सेलों के समूह को वर्कशीट कहा जाता है। अब ये एक वर्कशीट हुई, ऐसे ही नीचे आपने मान लीजिए इसमें कोई काम किया, अब आप दूसरे में करना चाहते हैं, तो दूसरी खुल गई दूसरी वर्कशीट, तीसरी खुल गई तीसरी वर्कशीट, है ना। ऐसे वर्कशीटें अलग अलग होती है। और ऐसी खूब सारी वर्कशीट मिलके बनती है एक बुक। ये देखिए ऊपर नाम लिखा हुआ है बुक।
जैसे वहां पे क्या लिखा हुआ था वर्ड में, डॉक्यूमेंट, वैसे यहाँ पे इसका क्या नाम आता है, बुक। बाद में अपन चाहे जिस नाम से सेव कर सकते हैं, पर डिफॉल्ट नाम क्या आता है, बुक। तो शीट और बुक, इनमें अंतर पता होना चाहिए। एक बुक में कई शीटें हो सकती है, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट क्या नाम आएगा, बुक वन, जबकि शीट का क्या नाम आएगा, शीट वन, ठीक है। इस शीट का नाम, अभी जैसे शीट वन लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 अक्षरों का है, तो आप अधिक से अधिक इसमें एक चीज आप लिखिए कि एम एस एक्सल में, एम एस एक्सल में एक्सेल वर्कशीट, एक्सेल वर्कशीट का नाम कम से कम एक कैरेक्टर, कम से कम एक कैरेक्टर और अधिक से अधिक, और अधिक से अधिक 31 वर्णों, कैरेक्टर्स का हो सकता है। मतलब 1 से 31 शब्द हो सकते हैं इसके नाम में। यदि मैं शीट वन का नाम चेंज करके कुछ भी देना चाहूँ, तो न्यूनतम एक शब्द होना चाहिए और अधिकतम 31 होने चाहिए। तो समझ गए आप, वर्क शीट क्या होती है, वर्क बुक क्या होती है, शीट क्या है, बुक क्या है। अब आते हैं रो और कॉलम में। तो रो मतलब ये पंक्तियां, ये 1 2 3 4 5 ऐसे, 1 2 3 4 कितनी होगी, तो ये होगी 104856, ठीक है। यदि आप नीचे नीचे काम करते जाएंगे ना, तो ये नंबर आप बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, तो ये ऐसे आप नीचे जाते जाओ तो ये देखो, अरे 1 मिनट, ये देखिए ये हम नीचे जाते जा रहे हैं, तो ये 1700 2000 ऐसे हम नीचे जाते जाएंगे ना, तो 1 लाख, सॉरी 10,48,576, है ना, यहाँ तक हम जा सकते हैं। तो ये आप संख्या ध्यान रखिए, रो यानी पंक्तियों की संख्या कितनी है, 1 0 4 8 5 7 6। तो ऐसे ये जो कॉलम है ABCD, कॉलम्स की संख्या कितनी है, 16,384। अब आप कहेंगे फिर ABCD के बाद क्या होता है, तो देखो ABCD के बाद ये होता है कि इनके नाम जो है ना, फिर वो AA, फिर ABACADADA जेड, फिर यही BABC ऐसे चालू हो जाएगा, नहीं वो आगे आगे बढ़ते जाता है। लेकिन कुल कॉलम कितने हो सकते हैं, 16,384। मतलब पहले, अब रो में तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले रो की संख्या 1, अंतिम की क्या हो जाएगी, 1 0 4 8 5 7 6। कॉलम में पहले कॉलम का नाम तो A होता है, अंतिम कॉलम का नाम क्या होता है, तो XFD। ये अंतिम कॉलम जो 16,384वें नंबर का कॉलम होगा, उसमें XFD अंतिम कॉलम आएगा। अब आता है एक शब्द, आप लिखिए, ये जैसे एक सेल हो गई, है ना, ये एक सेल है ना। हर एक सेल का एक फिक्स सेल एड्रेस होता है ना, सेल एड्रेस। किसी भी सेल का हमें पता लगाना है तो उसका एक सेल एड्रेस होता है। जैसे ये, तो ये कौन सी सेल है, P A 15, ये आ गया।
P15। तो ये इसका क्या है, सेल एड्रेस है ना। कौन सी सेल होगी, तो ये नेम बॉक्स होता है, उसमें सेल एड्रेस का पता चलता है। तो कोई आपसे पूछ ले सेल एड्रेस का पता कहाँ लिखा हुआ होता है, तो नेम बॉक्स में लिखा हुआ होता है। ठीक है। और तो हाँ, एक चीज आप लिख लीजिए अलग से, सेल रेफरेंस है ना, ये अलग से लिखिए, हेडिंग डालिए सेल रेफरेंस। ये अभी ठीक है, समझ में कम आएगा, पर याद रखने के लिए, क्योंकि परीक्षा में सवाल आया हुआ है तो इसलिए हमें लिखना पड़ेगा। तो पहली लाइन लिखिए, सेल एड्रेस को ही सेल रेफरेंस कहा जाता है। अब ये मैंने बता ही दिया सेल रेफरेंस क्या होता है। ये तीन प्रकार के होते हैं, सेल रेफरेंस कितने प्रकार के होते हैं, तीन। पहला रिलेटिव, दूसरा एब्सोल्यूट, और तीसरा मिक्स्ड। तो मिक्स्ड में तो कोई समस्या ही नहीं है, दोनों का मिला जुला होगा। रिलेटिव, यह बाई डिफॉल्ट होता है, मतलब जो बाई डिफॉल्ट होता है वो रिलेटिव कहलाएगा। अब यहाँ एक लाइन लिखिए जिसपे सवाल आता है, इस प्रकार के सेल रेफरेंस में इस प्रकार के सेल रेफरेंस में सेल एड्रेस को सेल एड्रेस को किसी दूसरी सेल में कॉपी करने पर वह बदल जाता है। कभी टाइम मिलेगा हमारे पास तब हम समझेंगे क्या होता है, कैसे काम करता है। अभी के लिए आप लिख लीजिए, सेल एड्रेस को किसी दूसरी सेल में कॉपी करने पर वह बदल जाता है। एब्सोल्यूट में लिखिए, इसमें डॉलर चिन्ह के द्वारा कॉलम व रो नंबर को स्थिर किया जाता है, जिससे सेल एड्रेस में बदलाव नहीं आता। इसमें हमने देखा बदल जाता है, लेकिन इसमें हम एक डॉलर चिन्ह लगता है, उसके द्वारा कॉलम और रो को स्थिर करते हैं, जिससे सेल एड्रेस चेंज नहीं होता। मिक्स्ड में ये दोनों का मिला जुला स्वरूप होता है, रिलेटिव प्लस एब्सोल्यूट का। अब आते हैं वापस यहाँ पे, तो देखिए ये आपको लिखा हुआ दिख रहा है फॉर्मूला बार। तो ये क्या होती है, फॉर्मूला बार होता है ये। हम जो भी किसी सेल में टाइप करेंगे वो इस फॉर्मूला बार में दिखाई देगा। जो भी हम किसी भी सेल में टाइप करेंगे वो कहाँ दिखाई देगा, फॉर्मूला बार में दिखाई देगा। तो यहाँ दो चीजें हो गई, ये हो गया नेम बॉक्स और ये हो गया है ना फॉर्मूला बार। बाकी इसमें टैब आप देख लीजिए, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू और व्यू। ठीक है। अब हम इसके प्रश्नों पर आते हैं। कुछ प्रश्न हो जाएंगे, कुछ प्रश्न जहां जरूरत पड़ेगी वहां उनकी डिटेल हम लिखेंगे। पहला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट प्रोग्राम का प्रकार नहीं है। तो देखिए गूगल शीट होती है, ये तो हमने लिख भी लिया। रोज सिंफनी, रोज सिंफनी नहीं होती है ना। जोहो शीट ये भी होती है।
माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल तो होता ही होता है। तो रोज सिम्फनी जो है वो स्प्रेडशीट प्रोग्राम का प्रकार नहीं है। वैसे सिम्फनी कोई म्यूजिक से रिलेटेड होता है, पर कंप्यूटर पे रोज सिम्फनी होता है ये मुझे भी ध्यान नहीं है। तो गूगल शीट, जोहो शीट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये तीनों स्प्रेडशीट के प्रोग्राम होते हैं। एक्सेल में एक वैलिड फॉर्मूला किससे शुरू होता है? देखिए एक्सेल में जब भी हम काम करते हैं, जैसे मेरे को मान लीजिए, मेरे को यहाँ मैंने लिखा 3, यहाँ मैंने लिखा 5, और मैं इन दोनों को जोड़ना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा, इज इक्वल टू सम, और किसका? इसका प्लस इसका, और एंटर करूंगा। अब इस फॉर्मूले में एक थोड़ा सा मैंने दिक्कत हो गई, जैसे ये ब्रैकेट लगाना था भूल गए। तो कभी हम जो फॉर्मूले का तरीका होता है वो एग्जैक्ट नहीं लगाते हैं, तो ये कुछ एरर शो करता है, लेकिन फिर भी कर देता है। तो मैंने इफ, देखिए शुरुआत कहाँ से करी? बराबर से। तो जब भी हम कोई फॉर्मूला लगाएंगे तो उसकी शुरुआत कहाँ से होगी? इज इक्वल टू से। ये हमें ध्यान रखना है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। किस रेफरेंसिंग में फॉर्मूला कॉपी करते समय सेल रेफरेंस नहीं बदलता? ये मैंने पढ़ लिया था एब्सोल्यूट में। निम्न में से किस सॉफ्टवेयर की एक विशेषता पाइवट टेबल है? पाइवट टेबल एक्सेल में आती है, डेटाज का एनालिसिस करने में काम आती है। ये इंसर्ट में हम जाएंगे ना, तो पहले ही कॉलम ये आएगा पाइवट टेबल का, है ना। तो पाइवट टेबल किसका पार्ट है? एक्सेल का पार्ट है। कौन सा एक्सेल शीट के, ये भी हमने देख ही लिया 1 से 31, कौन सा कमांड आपकी कार्य पुस्तिका के पिछले पेज पर ले जाएगा? ये होता है कंट्रोल प्लस पेज अप। अभी हमने देखा था भाई 2-3 तरह की शीट होती है। मान लीजिए आप शीट 2 में काम कर रहे हैं, शीट 1 में जाना चाहते हैं, तो आप क्या दबाएंगे? कंट्रोल प्लस पेज अप। और यदि आगे वाली शीट पे जाना है आपको, तो आप क्या दबाएंगे? कंट्रोल प्लस पेज डाउन। शीट 1 पे है तो आप शीट 2 पे चले जाएंगे कंट्रोल प्लस पेज डाउन से। शीट 2 पे है, शीट 1 पे आना चाहते हैं, तो कंट्रोल प्लस पेज अप दबाइएगा। कौन सा स्प्रेडशीट में डेटा को आरोही या अवरोही क्रम में फिल्टर नहीं होता? सॉर्टिंग। ये क्या होता है? ये भी मैं आपको दिखा दूं। ये देखिए, आप जब व्यू में जाएंगे, तो होम पेज पे आ जाएगा शायद, ये रहा सॉल्ट एंड फिल्टर। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे BRTDWR इस प्रकार से लिखा। अब मैं चाहता हूँ कि ABCD के क्रम में सेट हो जाए, तो मैं यहाँ पे जाके सॉल्ट A to Z कर दूंगा। ये देखिए, ये ABCD के क्रम में लग गए, पहले BDRR फिर TW। इसको बोलते हैं सॉल्टिंग। फिल्टर मतलब होता है कोई चीज़ छांटना, है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं? फिल्टर। जैसे मैं इसमें चाहूँ कोई फिल्टर लगाता हूँ कि इसमें से आर केवल मुझे दिखे, तो जहां जहां आर होगा केवल वो बचेगा, बाकी सब गायब हो जाएंगे, है ना। तो इसको बोलते हैं फिल्टर करना। ऑटो सम का मतलब होता है जोड़ना। जैसे मैंने यहाँ कुछ अक्षर लिखे 3 4 5 6 7, और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ ऑटो सम, तो ये ऑटोमेटिक इन सबको जोड़ देगा। तो सॉर्टिंग, डेटा को आरोही अवरोही क्रम में जमाना क्या हो जाएगा? असेंडिंग डिसेंडिंग में ऑर्डर, सॉर्टिंग हो जाएगा। स्प्रेडशीट में सेल कंटेंट्स को संपादित करने के लिए F2 फंक्शन अब काम में लेते हैं। मैंने इस सेल में कुछ भी लिखा और अब मैं उसे चेंज करना चाहता हूँ, जैसे इस सेल में मैंने 7 लिखा है, इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं F2 दबाऊंगा, तो मुझे ये एडिट करने का इसमें ऑप्शन देगा। अगला प्रश्न वापस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का सूत्र ये हम देख चुके हैं, इज इक्वल टू से शुरू होता है। कौन सा MS ऑफिस का स्प्रेडशीट प्रोग्राम है? ये हम देख चुके हैं, MS एक्सेल। हमारी किस्मत अच्छी रही ना, तो इस टाइप के सवाल हमारे आएंगे। खालिस्तान कुंजी का उपयोग सेल्स के एब्सोल्यूट और रिलेटिव मोड्स के बीच टॉगल करने के लिए किया जाता है। हाँ, जहां मैंने आपको उसके वो पढ़ाए थे ना, रेफरेंसिंग, वहां पे आप एक चीज लिख लीजिए कि सेल रेफरेंस को बदलने के लिए, सेल रेफरेंस को बदलने के लिए F4 की का उपयोग किया जाता है।
तो यही है कि सेल्स के एब्सोल्यूट और रिलेटिव, ये जो दो रेफरेंसेस हमने पढ़े थे, इसके लिए हम F4 की का प्रयोग करते हैं। डेट, अब डेट फंक्शन है तो इसका मतलब हो गया तारीखों से रिलेटेड जितने भी काम होंगे। तो आज की तारीख ये तो एक छोटा सा काम हुआ, समय आएगा ही नहीं, सिर्फ दिन में दिन, यहाँ पे भी सिर्फ आ गया नहीं, साल महीने दिन सबको जोड़ने के लिए। तो डेट का मतलब हो गया जितने भी दिनों से रिलेटेड काम है वो करने के लिए हम इसका प्रयोग लेंगे। सेल कंटेंट को एडिट, ये हम पढ़ ही चुके हैं पहले ही, F2। एक टेबल में अगले सेल पर जाने के लिए हम टैब कुंजी का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं अभी इस सेल पे हूँ, अब मैं इस सेल पे जाना चाहता हूँ तो मैं टैब दबा दूंगा, ये मैं अगली सेल पे पहुंच गया, फिर टैब 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 टैब, तो इस तरह से मैं अगली सेल पे पहुंचता जाऊंगा। जब कई सूचियों में डेटा बदल जाता है और सभी सूचियां अपडेट नहीं होती तब, तो देखिए ये कुछ डेटा से रिलेटेड शब्द हैं। जैसे एक है डेटा रिडंडेंसी, इसका मतलब क्या होता है कि यदि डेटा का डुप्लीकेशन हो रहा है कई जगहों पे, इस चीज को कहते हैं डेटा रिडंडेंसी। इंफॉर्मेशन ओवरलोड, ये तो कोई भी इंफॉर्मेशन ज़्यादा हो गई, ये तो यूं ही ऑप्शन दे दिया, कोई मतलब ही नहीं है। एक होता है डेटा कनकरेंसी। तो देखिए डेटा कनकरेंसी का मतलब होता है कि कई मल्टीपल यूजर या मल्टीपल प्रोसेसेस जो हैं वो डेटा को साइमल्टेनियसली अनेक जगहों पे यूज कर रहे हैं, तब डेटा साइमल्टेनियसली यूजेज ऑफ डेटा एट मल्टीपल प्लेसेस बाई मल्टीपल यूजर्स, ये क्या हो जाएगा डेटा कॉन्करेंसी। और डेटा बदल जा रहा है तो ये हो गया डेटा इनकंसिस्टेंसी। MS एक्सेल में कौन सा ऑपरेटर एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग, ये हमने डॉलर बात कर ही ली थी। कौन सा एक्सेल फंक्शन A1 A2 A3 A4 इनका जोड़ करने के लिए है, ये मैंने भी आपको देखो दिखाया था, एक जोड़, जैसे ये एक जोड़ है, तो यहाँ आप देखिए M6 सेमी कोलन बीच में आया है और M11 ये यूज हुआ है, तो मतलब जब भी आपस में सेल रोज आदि को कनेक्ट किया जाता है तो सेमी कोलन शब्द का प्रयोग होता है। इज इक्वल टू से हमारा फॉर्मूला शुरू होता है, जोड़ है योग है तो सम हो गया, और हमेशा ये जो स्मॉल ब्रैकेट है इसका प्रयोग किसी भी फॉर्मूले में किया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। रिमाइंडर ज्ञात करने के लिए कौन सा फंक्शन, रिमाइंडर क्या होता है, जब हम भाग देते हैं तो जो शेषफल बच जाता है, जैसे मैंने 4 में 5 का भाग दिया, एक बार गया, एक शेषफल बचा, ये रिमाइंडर है। इसका प्रयोग करने के लिए हम MOD इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। DIV ये भाग देने के लिए है, डिवीजन, INT इंटीजर, मैथ पढ़ी होगी तो इंटीजर हमें पता होगा। FACT ये फैक्टोरियल होता है, ये भी मैथ का पार्ट है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, MOD। कौन सी सुविधा आपको अपनी वर्कशीट में डेटा को कम करने की अनुमति देती है। सॉर्टिंग मतलब डेटा को लाइन से जमाना हो गया। मर्ज सेल्स मतलब जैसे ये दो सेल्स हैं, है ना, ये 3 5 8 ये अलग अलग लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ नहीं ये एक साथ आ जाए, तो मैं इसको क्या करूँगा, मर्ज कर दूंगा सेल को, तो ये एक में आ गया, है ना। तो इसको बोलते हैं मर्ज करना, सेल्स को आपस में मिलाना। फिल हैंडल कुछ नहीं है। फिल्टर्स, फिल्टर्स मैंने आपको बताया ही था, तो इसका उत्तर होना चाहिए डी। यहाँ पे इन्होंने ए दिया है, मेरे हिसाब से गलत उत्तर होना चाहिए, क्योंकि इससे तो डेटा शॉर्ट होता है, कम नहीं होता। लेकिन फिल्टर्स से जो आपको चीज चाहिए बस वो आप ले सकते हैं, तो ये डेटा को कम करती है, नैरोइंग डेटा, है ना, डेटा को क्या कर देती है, नैरो कर देती है, तो मेरे हिसाब से इसका उत्तर डी होना चाहिए। कौन सा डेटा टाइप MS एक्सेल में नहीं है, लेबल नहीं है। नंबर, डेट, टाइम, करेंसी ये तो आते ही है एक्सेल में, लेबल नहीं आता। किसी कॉलम के आइटम्स को अनुक्रम सीक्वेंस में जमाना, सॉर्टिंग, ये हम कई बार पढ़ चुके हैं। वी लुक अप ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जैसे अब नाम से समझ में आ रहा है कि वी लुकअप मतलब हम देखना चाहते हैं तो मिलते जुलते जो रिकॉर्ड होता है,
इनको देखने के लिए वी लुकअप फंक्शन का यूज होता है। बहुत वास्ट फंक्शन है, समझना इसको थोड़ा कठिन है, इस पे काम करना कठिन है। आप याद रख लीजिएगा, मिलते जुलते रिकॉर्ड ढूंढने के लिए वी लुकअप फंक्शन का प्रयोग होता है। एमएस एक्सेल में निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? पावर, पावर मतलब मल्टीप्लाई करना। तो मल्टीप्लाई जब भी करना हो तो बीच में कोमा लगाया जाता है। जैसे आपको 2 और 3 को गुणा करना है तो आप पावर करके 2 और 3 करेंगे। एक कंप्यूटर स्प्रेडशीट में क्या सही है? यदि वर्तमान या सक्रिय सेल B4 है और आपने एंटर की दबाई है तो आप अगली सेल में चले जाएंगे, सिंपल सी बात है। B5 में, जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये मैं यहाँ हूँ अभी, ये B4 पे ही चले जाते हैं। चलो ये B4 है ना, B4 हो गई। अब मैं एंटर दबाऊंगा तो ये B5 में आ गया, है ना, सिंपल सी बात है। अच्छा, यदि यह मैं टैब दबाता तो मैं C4 में चला जाता। MS एक्सेल में फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का प्रयोग करेंगे? ओके, फॉर्मेट सेल्स के लिए हम Ctrl 1 का प्रयोग करते हैं। ये देखिए, मैंने Ctrl 1 दबाया तो फॉर्मेट सेल्स आ गया। ये एक अलग से इसकी की है जो आपको ध्यान रखना है। बाकी नॉर्मली जो वर्ड की होती है वो यहाँ पे भी काम आ जाती है। ये कुछ अलग से जो की है, जिन पे प्रश्न आए हैं उनको आप अलग से एक्सेल की शॉर्टकट की लिख लीजिएगा। Ctrl 1 जो की होती है फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए इसका प्रयोग होता है। बाकी Ctrl 2 वगैरह इनसे कुछ नहीं होता। MS एक्सेल के संदर्भ में बेमेल का चुनाव करें। देखिए, ये जो सवाल है ना, ये बेसिक इंस्ट्रक्टर यानी कंप्यूटर के एग्जाम में आया हुआ सवाल है, इसलिए इस तरह का सवाल पूछ लिया। बाकी इस तरह का सवाल अपनी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इसमें 3 ऑप्शन है, सिनेरियो मैनेजर, गोल सीक और डेटा टेबल। आप यहाँ देखिए, डेटा में, डेटा में जब हम जाएंगे तो व्हाट इफ एनालिसिस ये एक आता है। तो इसमें 3 चीजें आती है, सिनेरियो मैनेजर, गोल सीक और डेटा टेबल। तो ये तीनों एक है। जबकि जो पोर्ट्रेट है वो पेज लेआउट का एक पार्ट होता है, ओरिएंटेशन में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पोर्ट्रेट। पर ये सवाल, ऐसे सवाल अपने नहीं आएंगे क्योंकि ये कंप्यूटर का ही एग्जाम था, इसलिए ऐसा सवाल पूछ लिया, हमसे नहीं पूछा जाएगा। आज की दिनांक डालना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? तो आप कंट्रोल और सेमी कोलन प्रयोग में लेंगे। देखिए, मैं जैसे यहाँ पे गया और मैंने कंट्रोल के साथ में ये मैंने कंट्रोल और सेमी कोलन दबाया तो यहाँ पे आज की डेट आ गई। और यदि आप इसी के साथ जो ये वाला साइन होता है, ये जो साइन होता है, ये आप दबाएंगे तो फिर अभी का टाइम आ जाएगा, है ना। तो ये भी 2 चीजें में ध्यान रखनी है कि यदि कंट्रोल प्लस सेमी कोलन दबाएंगे तब तो आएगी डेट आज की, और कंट्रोल प्लस ये जिसको अपन अर्ध विराम बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलेंगे मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, तो आएगा करंट टाइम, है ना। ये भी 2 आप शॉर्टकट कीज में ऐड कर लीजिएगा एक्सेल की में। मान ले MS एक्सेल की हाल चयनित सक्रिय सेल M130 है, कीबोर्ड पर होम बटन दबाएंगे तो क्या होगा? तो क्या होगा, हम होम बटन दबाने पे जैसे M130 है ना, तो इससे हम स्टार्टिंग में A पर पहुंच जाएंगे। जैसे मैं आपको दिखाऊं, M130, ये 125, ये 130 पे हम आ गए, ये M130 है ना। अब मैं होम बटन दबाता हूं
एक तो मेरे कीबोर्ड पे होम बटन मेरे को अभी दिख नहीं रहा है, क्योंकि मेरा जो लैपटॉप का कीबोर्ड है वो कॉम्पैक्ट टाइप का कीबोर्ड है जिसमें बटन कुछ कम होते हैं। पर आप होम जब बटन दबाएंगे ना तो ये क्या करेगा, यहाँ से इधर की तरफ, अभी अपन यहाँ है ना M130 पे, तो इस साइड में शुरू पे आ जाएगा। तो जब आप इस साइड में शुरू पे आएंगे तो आप कहाँ पहुंचेंगे, यहाँ पे A130 पे, है ना। तो होम बटन दबाने से क्या होगा, आप A130 पर पहुंचेंगे। अब ये क्या है, प्रैक्टिकल चीजें हैं। आप एक्सेल में काम करेंगे तो आपको आएगी। आप अभी जब वर्ड और एक्सेल मैंने पढ़ाया है, यदि आपके पास में कंप्यूटर आप यूज करते हैं तो आप इन चीज़ों को करके देखिए, उससे क्या है आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाएगी। सूत्र इज इक्वल टू राइट इंडिया टू। देखो राइट का मतलब होता है, ये फॉर्मूला तब काम में आता है जब आपने कोई वर्ड लिखा और उसके राइट साइड के कुछ शब्दों को आप वहां पे लेना चाहते हैं। टू का मतलब होता है लास्ट के दो शब्द, राइट साइड के लास्ट के दो शब्द। तो IA ये वहां पे अपने को दिखेंगे। यदि यहाँ पे हम लेफ्ट काम में ले लेते तो हमें IN दिखाई देता। MS एक्सेल डेटा शीट का डिफॉल्ट फॉन्ट कैलिबरी, है ना। कैलिबरी फॉन्ट जो होता है वो अभी डिफॉल्ट है, पहले एरियल होता था। अभी एरियल कैलिबरी, चाहे वर्ड हो चाहे एक्सेल हो, सभी में डिफॉल्ट फॉन्ट जो होता है वो कैलिबरी ही होता है। फॉन्ट मैंने आपको बताया था ना खूब तरह के होते हैं। तो अभी आप यहाँ पे फॉन्ट देखेंगे ना, तो ये देखिए कैलिबरी 11, ये डिफॉल्ट होता है। हाँ, बाद में आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं, स्टार्टिंग में आपको कैलिबरी 11 ही यहाँ पे मिलेगा। सबसे पुराना स्प्रेडशीट, ये आप ध्यान रख लीजिए, विसी कैल्क, ये सबसे पहला स्प्रेडशीट प्रोग्राम आया था। तो ये हमें याद रखना है। MS एक्सेल में वर्तमान में चुनी हुई सेल का पता हम देख चुके, नेम बॉक्स में होता है। MS एक्सेल में निम्न में से कौन सा फॉर्मूला आज की दिनांक देगा। एक तो हमने कंट्रोल प्लस सेमीकोलन देखा था, या फिर हम टुडे और ब्रैकेट पहले इज इक्वल टू लगा के लिखेंगे तो भी आज की डेट दिखाएगा, नाउ लगा के हम दिखाएंगे तो भी आज की डेट हमें दिखाएगा, तो दोनों। तो ये हमारे हो गए एक्सेल के। तो वर्ड और एक्सेल, इनसे सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं। MS एक्सेस से नहीं के बराबर सवाल आते हैं। फिर भी हम अगले लेक्चर में कुछ बेसिक बातें एक्सेस की देख लेंगे और फिर हम पावर पॉइंट पढ़ेंगे। पावर पॉइंट में से भी कुछ कभी कभार एक आध सवाल आ जाता है, बाकी एक्सेस में तो आज तक चैन बोर्ड में कोई भी सवाल नहीं आया है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा बहुत इसके बारे में देख लेंगे और फिर हम पावर पॉइंट पढ़ेंगे। उसके बाद में हमारा कंप्यूटर में केवल एक टॉपिक बचेगा, नेटवर्किंग, और कंप्यूटर हमारा खत्म हो जाएगा। तो आज 18 तारीख हुई है, 19-20 तारीख तक हम कंप्यूटर को खत्म कर देंगे। और साथ में हम कल से हिंदी पढ़ना शुरू करेंगे। और आयुर्वेद अभी हमने कुछ 2-3 दिनों से नहीं पढ़ी है, तो कल से वापस आयुर्वेद भी हम स्टार्ट करेंगे। अभी मैं सुश्रुत के नोट्स तैयार कर रहा था, वो लगभग हो गए हैं। हिंदी, उसके बाद इंग्लिश। हिंदी इंग्लिश ज़्यादा दिनों का नहीं है, 2-3 दिनों में ख़त्म हो जाएगी। फिर हमारे महत्वपूर्ण पार्ट बचेगा योजनाएं। तो उसके नोट्स, अब सुश्रुत के नोट्स शायद कल तक कंप्लीट हो जाएंगे, फिर मैं योजनाएं शुरू करूंगा। तो इसके नोट्स में बनाना शुरू करूंगा। योजनाएं सबसे हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए हम इसको शांति से पढ़ना चाहते हैं। तो उसके बाद में हम शायद 22 तारीख के आसपास इसे चालू करेंगे, और 7-8 दिनों में आराम से योजनाएं भी हम खत्म करेंगे। और उसके बाद में जीके। जीके ऐसा पोर्शन है जिसमें मैं आपको कुछ चीजें दूंगा। जीके अभी पढ़ने का इसलिए भी मतलब नहीं है क्योंकि आप 1 दिसंबर से, जीके में देखो वास्ट टॉपिक है, आप कितना भी पढ़ लीजिए ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा। एक अकेली हिस्ट्री है जैसे मान लीजिए, उसमें से हमारी परीक्षा में सवाल आएंगे मुश्किल से 2 या 3। हम पूरी हिस्ट्री पढ़ने बैठे तो वो बहुत ही ज़्यादा कठिन है। तो हम कुछ कुछ चीज़ें डेली रिवीजन टाइप पढ़ेंगे, और कुछ जो चीज़ें याद करने की है वो आपको PDF फॉर्मेट में दे दूंगा। तो लेट याद करेंगे तो याद रहेगी, याद करने में आसानी होगी। आराम से, ज़्यादा नहीं, 15 से 20 पन्नों में पूरी जीके के जो याद करने वाले टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएंगे। और डेली हम नई नई चीज़ें इसमें पढ़ते जाएंगे, रिवीजन करते जाएंगे। तो ये ज़्यादा आसान रहेगा। यदि मैं आपको इन्हीं के जीके के अकेले 500-600 पन्ने के नोट्स हो सकते हैं, वो भी शॉर्ट फॉर्म की बता रहा हूँ, वरना तो एक सब्जेक्ट के इतने नोट्स हो जाते हैं इतने पन्नों के। तो
इसलिए आराम से जीके कवर हो जाएगा। जीके पे मेरा ज़्यादा फोकस नहीं है, मेरा ज़्यादा फोकस कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश और योजनाओं पे है, जो हम आराम से कंप्लीट कर लेंगे। उसमें भी योजनाएं हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा सवाल भी आएंगे और वो हमारे जो वर्क प्रोफाइल है उसका पार्ट भी है। तो इसलिए हम योजनाओं को पढ़ेंगे तो आराम से जल्दी 30 तारीख तक। और आयुर्वेद साथ में चलती रहेगी, आयुर्वेद भी मैं 30 नवंबर तक खत्म करा दूंगा। सुश्रुत जब हम पढ़ेंगे तो हम तुलनात्मक रूप से पढ़ेंगे चीज़ों को, तो सुश्रुत के साथ साथ हमारी वाग्भट भी खत्म होगी। और चरक तो हम पढ़ ही चुके हैं, चरक के भी हम साथ में रेफरेंस ले लेंगे। और अन्य जो भेल हारित, इनमें जो कुछ कुछ चीज़ें बताई है वो भी हम इसके साथ पढ़ेंगे। तो उसके बाद में केवल हमें एक शारंगधर संहिता पढ़नी बचेगी। और इस तरह से पढ़ने में सब्जेक्ट वाइज भी हमारी चीज़ें खत्म हो जाएगी। केवल हमारे लिए रसरत्न समुच्चय और द्रव्य गुण, इनमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें पढ़नी होगी, तो उनके मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा और एक एक लेक्चर इनका लगेगा दोनों का, और ये दोनों चीज़ें हमारी खत्म हो जाएगी। और स्वस्थ व्रत वाला जो पोर्शन है वो हमारा इसमें खत्म हो जाएगा, क्या कहते हैं, योजनाओं में। स्वस्थ व्रत हो गया, पब्लिक हेल्थ हो गया, वो योजनाओं में खत्म हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा सिलेबस आराम से हम खत्म कर लेंगे। अब निश्चिंत होकर जितना पढ़ाया है उसको पढ़ते रहिए बिना तनाव लिए, है ना। कोर्स की चिंता तो आपको बिल्कुल करनी ही नहीं है। जिस तरीके से हम पढ़ पाएंगे, जितना हमें याद हो पाएगा उसी तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ। हाँ, एक दो दिन थोड़ा लेट चला है मामला, लेकिन इसको मैं कवर कर लूँगा। तो आप निश्चिंत रहिए, आराम से जो पढ़ाया है उसको पढ़ते रहिए, बार बार रिवीजन कीजिए। आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में धन्यवाद। कल मिलेंगे अगली क्लास के साथ।